सराउंडिंग द हेवन के इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को विंड सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी कल्टीवेटर आपस में बात कर रहे थे कि इरफान ने काफी आसानी के साथ ईगल किंग को हरा दिया है। मतलब इरफान इतने दिनों से बस नाटक कर रहा था कि वह इंजर्ड है, और जैसे ही इरफान को सही मौका मिला तो वो अपने सभी दुश्मनों को एक एक कर खत्म करने लगा। तभी ये एल्डर बोलता है, मुझे डर है कि इरफान फ्यूचर में पूरे डोंगहुआ कॉन्टिनेंट के ऊपर एक काफी बड़ी मुसीबत लेके आएगा, क्योंकि इरफान खुद एक काफी बड़ी मुसीबत है। इस बात को यहाँ पर इरफान और ये एल्डर भी सुन रहे थे, मगर इरफान इन लोगों को कुछ भी नहीं बोलता है। साथ ही यहाँ पर प्रिंसेस भी इरफान की ही ओर देख रही थी। तभी एम्परर बोलता है, इरफान तुमने ईगल किंग को हराया है, जो कि कोई नॉर्मल बात नहीं है, इसीलिए तुम इस दुनिया में अब काफी ज्यादा मशहूर हो गए हो। साथ ही पूर्व दिशा में मेरे कुछ जानने वाले हैं जो कि तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। इस बार इरफान अपनी बीमारी के बारे में एम्परर से बातचीत करता है। इस बार एम्परर बोलता है, इस जगह पर डॉक्टर वांग आए हैं, इसीलिए तुम इस जगह पर डॉक्टर वांग से इलाज क्यों नहीं करवाते हो, क्योंकि तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो। क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था कि जब तुम ईगल किंग के साथ फाइट कर रहे थे तो तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, इसीलिए मैंने पर्सनली खुद डॉक्टर वांग को यहाँ पर बुलाया है ताकि वो तुम्हारा इलाज कर सके। और तभी डॉक्टर वांग भी इरफान के पास आ जाता है और वो बोलता है, इरफान क्या तुम इस जगह पर अपनी नाड़ी की जांच करने मुझे दे सकते हो। और इस बात को सुनकर यहाँ पर एम्परर काफी ज्यादा मुस्कुराने लगता है, क्योंकि इरफान की कंडीशन के बारे में अब इन सभी लोगों को पता चल जाता है कि इरफान ठीक है या नहीं। साथ ही प्रिंसेस भी बोलती है कि इरफान क्या तुम नहीं चाहते हो कि यहाँ पर डॉक्टर वांग तुम्हारा इलाज करे, जो कि तुम अपने हाथ को आगे की ओर नहीं बढ़ा रहे हो। और प्रिंसेस की इस बात को सुनने के बाद भी इरफान कुछ भी नहीं बोलता है और वो अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर वांग यहाँ पर इरफान की जांच करने लगता है। साथ ही यहाँ पर जितने भी ज्यादा एल्डर होते हैं वो सभी काफी ज्यादा गौर के साथ डॉक्टर वांग को देखने लगते हैं, क्योंकि डॉक्टर वांग यहाँ पर क्या बोलने वाला है इसी से सभी को पता चलने वाला था कि इरफान ठीक है या नहीं। पर तभी हम डॉक्टर वांग को देखते हैं, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो इरफान की कंडीशन के बारे में सभी को बताने लगता है कि इरफान की कंडीशन काफी ज्यादा खराब है और इरफान के पास सिर्फ 14 दिनों का ही जीवन बचा हुआ है। और इस बात को सुनकर हॉल में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है और ये कल्टीवेटर तो यहाँ पर इरफान का शोक भी मनाने लगता है। पर तभी विंड क्लैन का एम्परर बोलता है, क्या यहाँ पर इरफान की बीमारी का कोई भी इलाज मौजूद नहीं है। इस बार डॉक्टर वांग बोलता है, इरफान यहाँ पर एब्यूज से गंभीर रूप से घायल है, इसीलिए इरफान ने अगर यहाँ पर कल्टीवेशन करना छोड़ दिया तो इस चीज की वजह से इरफान का मरना तय है। डॉक्टर वांग की इस बात को सुनकर ये सभी लोग काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं और एम्परर बोलता है, इरफान तुम्हें कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बेझिझक मुझसे मांग सकते हो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार रहूंगा। इस बार इरफान बोलता है, एम्परर आपने मेरे बारे में इतना सोचा, इस चीज के लिए मैं यहाँ पर आपको थैंक यू बोलता हूँ। साथ ही इरफान का दोस्त इस जगह पर ऐसा दिखावा कर रहा था कि इरफान सच में मरने वाला है, क्योंकि वह यहाँ पर रोना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इरफान, इस एल्डर और डॉक्टर वांग ने मिलकर इस हॉल में जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर मौजूद थे उन सभी को बेवकूफ बना दिया था। साथ ही ये एल्डर इरफान को बोलता है, क्या मैं इस जगह पर अच्छा नाटक कर रहा हूँ। यह बोलने के बाद वो और भी जोर जोर से रोने लगता है। पर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इरफान डॉक्टर वांग को थैंक यू बोल रहा था, क्योंकि डॉक्टर वांग की ही वजह से इरफान ने इतनी आसानी के साथ सबको बेवकूफ बना दिया कि वह 14 दिनों के अंदर में मरने वाला है। डॉक्टर वांग बोलता है, इरफान तुम्हें यहाँ पर ये सब चीजें करने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम्हें यहाँ पर चिंता भी करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस जगह पर तुम्हारा ख्याल रखूंगा, क्योंकि विंड क्लैन में हम लोगों ने जो काम किया है उसकी वजह से बहुत से लोग बेवकूफ बन गए हैं और तुम्हारे जितने भी ज्यादा दुश्मन हैं उन सभी को लगने लगा है कि तुम्हारी मौत 14 दिनों के अंदर होने वाली है। हालांकि यह चीज ज्यादा दिनों तक काम नहीं करेगी। इस बार इरफान बोलता है, डॉक्टर वांग आपने मेरी काफी ज्यादा मदद की है, जिसकी वजह से आपके ऊपर खतरा भी आ सकता है। इस बार डॉक्टर वांग बोलता है, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम्हें यहाँ पर पिंग आयरन बोल्ट से सावधान रहना होगा, क्योंकि वह काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि तुमने उसके पोते को नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए वह इतनी आसानी के साथ तुम्हें जाने नहीं देगा।
तभी यहाँ पर मैजिकल डॉग भी आ जाता है और वो बोलता है, डॉक्टर वांग आपको यहाँ पर चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इरफान के जितने भी ज्यादा दुश्मन हैं एक एक कर कर हम सभी मिलकर उन सभी को जान से मार डालेंगे। पर डॉक्टर वांग तो जिया को देखकर काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है, ये बच्ची तो एक सीनियर है। इस बात को सुनकर इरफान काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है, क्या आप जिया के रियल आइडेंटिटी के बारे में कुछ जानते हैं? इस पर डॉक्टर वांग बोलता है, मेरे डॉक्टर के पास कई सारी एशियन बुक्स मौजूद हैं जो कि जियाओ के साथ संबंधित हो सकता है, इसीलिए हम लोगों को बिना कोई टाइम जाए किए इस चीज के बारे में पता लगाना चाहिए। इसीलिए तुम लोग जितनी जल्दी हो सके मेरे पीछे आओ। इस पर इरफान बोलता है, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है कि आप कड़ी मेहनत करने के बाद जियाओ के बारे में सब कुछ पता लगा लेंगे। पर ये सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग टेलीपोर्टेशन अरे के माध्यम से डॉक्टर वांग के सेक्ट में आ जाते हैं। और मैजिकल डॉग यहाँ पर आने के साथ ही इस जगह की छानबीन करने लगता है, जिसकी वजह से इसे पता चलता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा हाई अमाउंट में ड्रैगन क्यूआई मौजूद है, क्योंकि ये जगह ड्रैगन लैंड होती है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर एक होली लैंड भी मौजूद है। तभी डॉक्टर वांग बोलता है, तुम इस जगह पर बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि ये तियांग सुआन होली लैंड है, मगर ये जगह पहले से अब काफी ज्यादा बदल चुकी है। तभी इरफान बोलता है, क्या ये वही सेक्ट है जिसमें वो मैड भाई मेरा रहता है, क्योंकि बहुत ही लंबे टाइम से हम दोनों की मुलाकात नहीं हुई है और मुझे नहीं पता है कि वह फिलहाल के लिए अभी कहाँ है। इस बार डॉक्टर वांग बोलता है, तुम कुछ दिनों के लिए इस जगह पर इरफान मेरे साथ आराम क्यों नहीं करते हो, और जितना ज्यादा कम हो सके तुम इस जगह से बाहर निकलना, साथ ही तुम तियांग सुआंग होली लैंड तो जाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि उस जगह पर तुम्हारी जान को खतरा है। इस पर इरफान भी हाँ बोलता है, पर इनमें से किसी को भी पता नहीं था कि एक मार्क्समैन इन सभी के ऊपर नजर रखे हुए है। इसके बाद ये सभी कल्टीवेटर घर के अंदर में आ जाते हैं और डॉक्टर वांग एशियन बुक को बाहर निकालकर जियाओ की फोटो को सभी को दिखाने लगता है। साथ ही मैं तुम सभी की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि यह बुक 2500 साल पुराना है। इस बात को सुनकर इरफान काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो बोलता है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जियाओ तो एक छोटी सी बच्ची की तरह दिखती है। तभी डॉक्टर वांग इस किताब में जियाओ के बारे में जो कुछ भी लिखा हुआ था इस चीज के बारे में इरफान और उसके साथियों को बताने लगता है कि यह लड़की भीख मांगते हुए हर जगह भटकती रहती है, पर इसकी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि एक फैमिली ने इसे गोद ले लिया और शुरू शुरू में तो जिया बस एक नॉर्मल लड़की की तरह थी, जिसकी वजह से इसके फैमिली के सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे। मगर जैसे ही पूर्णिमा की रात आई तो जिया अपने आजाद को भूल गई, साथ ही जियाओ की ग्रोथ भी रुक गई, जिसके बारे में सभी को पता चल गया और वो तब से ही ऐसी है, जिसकी वजह से जितने भी ज्यादा स्थानीय लोग थे उन सभी को लगा कि यह एक डीमन है। इसीलिए सभी ने मिलकर जिया को पानी में डुबा दिया था ताकि वो मर जाए। पर जियाओ की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी, क्योंकि तभी उस जगह से मेरे एंसेस्टर गुजरे जिन्होंने जियाओ की जान को बचाया था, मगर अंत में जिया अचानक से गायब हो गई, जिसकी वजह से मेरे एंसेस्टर ने जिया को ढूंढने की कोशिश की, पर बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद भी जिया उन्हें कहीं पर भी नहीं मिली। इसीलिए उन्होंने अपने अंतिम वक्त में इस बुक को लिखा था। इस बात को सुनने के बाद इरफान अपने मन में सोचने लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिया सच में पूर्णिमा की रात को अपनी अरदास को भूल जाती है और इसकी उम्र 2500 साल से भी अधिक है। और इरफान अपने मन में ऐसे ही जिया के बारे में कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो कि मैजिकल डॉग के साथ खेल रही थी और वो बोलती है, मैजिकल डॉग तुम तो काफी ज्यादा बेवकूफ हो, क्योंकि तब से तुम मुझे पकड़ नहीं पा रहे हो। पर तभी अचानक से जिया को कोई अपनी साथ लेकर यहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर इरफान काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसीलिए वह जिया का पीछा करने लगता है। इसके बाद हम लोगों को एक काफी ज्यादा खतरनाक जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पर इरफान, डॉक्टर वांग, मैजिकल डॉग और ये अल्डा जिया का पीछा करते करते आ गए थे और इरफान जिया को इस जगह पर बुला रहा था, मगर बहुत ही ज्यादा बुलाने के बाद भी जिया इन लोगों को आवाज नहीं देती है, जिसकी वजह से ये सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और ये एल्डर बोलता है, आखिरकार ये कौन सी जगह है, साथ ही उस कल्टीवेटर की भी स्पीड काफी ज्यादा थी। इस पर डॉक्टर वांग बोलता है, यह वही फूड प्रोडक्ट है जो कि उस पागल एल्डर ने मुझे सिखाया था।
और कुछ देर तक ये सभी आपस में बात करते हैं, पर तभी यहाँ पर एक गोल्डन कलर की रोशनी चमकती है, जिसे देख कर ये सभी लोग उस दिशा में भागने लगते हैं, क्योंकि इरफान को लगा था कि जिया उस जगह पर है और जिया भी इसी जगह पर होती है। और इसके सामने एक एल्डर होता है, जिसे देखकर वो बोलती है, आखिरकार तुम कौन हो? पर ये एल्डर कुछ भी नहीं बोलता है और वो अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से जिया हवा में फ्लाई करने लगती है। साथ ही वो यहाँ पर चिल्लाने भी लगती है, क्योंकि इस एल्डर ने यहाँ पर जिया के पास से इस मैजिकल स्टोन को बाहर निकाल दिया था और वो उसे यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर में डालना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जिया की बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। और इस जगह पर इरफान भी आ जाता है, जो कि जिया को इतनी ज्यादा तकलीफ में देखकर यहाँ पर अपनी ड्रैगन स्वॉर्ड को समन कर लेता है, ताकि वह इस एल्डर को जान से मार सके। इसके बाद इरफान और ये एल्डर बिना कोई टाइम जाए कि इस कल्टीवेटर के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। मगर ये कल्टीवेटर काफी ज्यादा पावरफुल होता है और उसने टाइम रहते ही अपने आसपास में प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, जिसकी वजह से इरफान और ये एल्डर दूर जाकर गिरता है, जिसकी वजह से इस एल्डर को पता चल गया था कि ये कल्टीवेटर काफी ज्यादा पावरफुल है। और वो बोलता है, आखिरकार ये कौन है जो कि इतना ज्यादा शक्तिशाली है, जिसने एक ही झटके में हम दोनों को खुद से इतना ज्यादा दूर कर दिया है? इस बार इरफान बोलता है, इस कल्टीवेटर को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी किंग रेलम से नीचे है। पर तभी ये एल्डर धीरे धीरे कर इन लोगों की ओर आने लगता है, जिसे देखकर इरफान और ये सभी लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर तभी जिया इस कल्टीवेटर के पीछे से बाहर निकल कर आ जाती है और जिया को ठीक देख कर के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि जिया सीधे इरफान के पास आ जाती है। और इरफान बोलता है, जिया क्या तुम ठीक हो? इस पर जिया बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये मेरे अंकल हैं, जिन्होंने मेरी जगह पर काफी ज्यादा मदद की, जिसकी वजह से यह स्टोन मेरे सिर के बीचों बीच आ पाया है। तभी डॉक्टर वांग बोलता है, शायद से मैं पास्ट की कुछ बातें तुम्हें जब पर बताना भूल गया, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अतीत में जिया की भूलने की बीमारी को जिसने ठीक किया था वह शायद से यही है। तभी हम लोगों को इस कल्टीवेटर के फेस को दिखाया जाता है, जिसे हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा है। साथ ही इरफान को भी याद आ जाता है कि ये तो वही ओल्ड मैन है जिससे मेरा मुलाकात फॉरबिडन एरिया में हुआ था। और सीनियर, क्या आप मुझे भूल गए हैं? क्योंकि हम लोगों की मुलाकात पहले भी हो चुकी है, क्योंकि आप ही ने मुझे वो सीक्रेट फुटवर्क सिखाया था। इस बार सीनियर कुछ भी नहीं बोलता है और वो इस जगह से जाने लगता है, जिसकी वजह से इरफान बोलता है, सीनियर आप आखिरकार यहाँ से अब कहाँ जा रहे हैं? और क्या सीनियर पूरा तियानसुआन फुटवर्क शब्द में छुपा हुआ है? इस बात को सुनकर सीनियर एक पल के लिए रुक जाता है। इसके बाद वह अचानक से धुंध में कहीं पर गायब हो जाता है, जिसकी वजह से इरफान, जिया, मैजिकल डॉग और डॉक्टर वांग दोबारा से इस जगह पर आ जाते हैं। और इरफान यहाँ पर डॉक्टर वांग को थैंक यू बोलता है। इस पर डॉक्टर वांग बोलता है, तुम्हें अब इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई मेरी जिम्मेदारी है। इस पर इरफान भाई बोलकर यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद इरफान और इसके साथी इस यात्रा का आनंद लेते हैं, पर तभी अचानक से इन लोगों के सामने काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर जिया काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो इरफान को बोलती है, हम लोगों के सामने काफी ज्यादा पावरफुल और बड़ा मॉन्स्टर है। मगर तब तक यहाँ पर काफी ज्यादा लेट हो चुका था, क्योंकि इस मॉन्स्टर ने यहाँ पर इन सभी को निगल लिया था, जिसकी वजह से ये सभी लोग एक अजीब जगह पर आ जाते हैं। और यहाँ पर आने के साथ ही इरफान बोलता है, आखिरकार हम लोग कहाँ पर हैं? और इन लोगों के सामने ये लेडी होती है, जिसे देखकर मैजिकल डॉग इस लेडी के बारे में सब कुछ इरफान को बता देता है। इस बार इरफान जिया और उसके दोस्त को ढूंढने का आदेश मैजिकल डॉग को दे देता है। इस पर मैजिकल डॉग भी हाँ बोलकर यहाँ से चला जाता है और इरफान खुद यहाँ पर इस लेडी के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी ये लेडी यहाँ पर अपने काफी ज्यादा क्लोन को समन कर लेती है और वो इरफान के इर्द गिर्द में घूमने लगती है, जिसकी वजह से इरफान भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि ये लेडी किधर से इसके ऊपर हमला करने वाली है। इसीलिए इरफान अपनी थोड़ी सी और पावर को बढ़ा लेता है, पर तभी ये लेडी इरफान के ऊपर हमला कर देती है, जिससे इरफान बार बार बचता है। और जैसे ही इरफान को मौका मिलता है तो वह काफी ज्यादा पावरफुल अटैक इस जगह पर कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है। और इरफान को पास्ट की बातें याद आने लगती है, जहाँ पर इस लड़के ने बोला था कि मेरे साइड के लोग तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
इसीलिए इरफान बोलता है, मुझे पता है कि बहुत से लोग मुझे जान से मारना चाहते हैं और मेरे पास जितने भी ज़्यादा ट्रेजर मौजूद है उन सभी को लेना चाहते हैं। पर तुम्हारी किस्मत काफ़ी ज़्यादा खराब है क्योंकि तुम्हारी मौत आज इज्जा पर मेरे हाथों से होगी। यह बोलने के बाद वह एक एक कर इन सभी के ऊपर हमला करने लगता है क्योंकि इरफान ने यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से इन सभी क्लोन के लोकेशन के बारे में इरफान को पहले से ही पता चल जाता है। इसीलिए वह 10 रिंग्स को समन कर एक ही झटके में इन सभी को काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से ये सभी काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। मगर अभी भी इनमें से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था और ये सभी दोबारा से इरफान के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिसे इरफान यहाँ पर अपने 10 रिंग की मदद से रोक लेता है। साथ ही वह अपने हेवनली माउंटेन से इन सभी क्लोन के ऊपर हमला भी कर देता है, जिसकी वजह से इरफान ने यहाँ पर कई सारे क्लोन को जान से मार दिया था। पर अभी भी बहुत सारे क्लोन जिंदा होते हैं जिन्होंने एक ही झटके में इन सभी माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद ये सभी आगे की ओर आकर बोलते हैं, इरफान झाओ फाजी को तुमने ही जान से मारा है, इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा कम है और तुम इतने ज्यादा कम कल्टीवेशन के साथ यहाँ पर क्या हम लोगों को मारने के सपने देख रहे हो? तो तुम दिन में सपने देख रहे हो। यह बोलकर वो यहाँ पर अपने काफी ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर को समन कर लेती है, जिनकी संख्या काफी ज्यादा होती है और ये सभी मॉन्स्टर काफी ज्यादा कूल दिख रहे थे और ये सभी मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे थे क्योंकि ये सभी यहाँ पर इरफान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ये लेडी आदेश देती है तो ये चारों मॉन्स्टर एक साथ मिलकर इरफान के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसे इरफान एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाकर रोकने की कोशिश करता है। पर ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से इरफान की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसीलिए वो अपने पास से इस स्क्रोल को बाहर निकाल लेता है, जो कि इरफान को इस स्केलेटन के पास मिला था। इसके बाद इस स्क्रोल में जो कुछ भी लिखा हुआ था इरफान इन सभी चीजों को यहाँ पर करने लगता है, जिसकी वजह से डिमोनिक एनर्जी काफी ज्यादा हाई अमाउंट में इरफान के सिर के अंदर में जाने लगती है। और इरफान बोलता है, मैं देखना चाहता हूँ कि अगर मैं इस चीज को यहाँ पर करता हूँ तो यहाँ पर मेरे साथ क्या होता है। यह बोलने के बाद इरफान सोल्सी के अंदर से बाहर निकलकर आ जाता है और इसने काफी आसानी के साथ इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था क्योंकि अब इरफान की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए वह एक ही झटके में इन सभी मॉन्स्टर को जान से मार देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल ब्लास्ट होता है और इस मौके का फायदा उठाकर इरफान एक एक कर इन सभी क्लोन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बस इस लेडी की रियल बॉडी बचती है और वो बोलती है, आखिरकार ये लड़का एक ही झटके में मेरे सभी अटैक को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तभी इरफान अपने ड्रैगन स्वॉर्ड को इस लेडी के गर्दन के ऊपर रख देता है और वो बोलता है, इन सब के पीछे आखिरकार मास्टरमाइंड कौन है? उसका नाम तुम जल्दी से बोलो, इस चीज के बदले में मैं तुम्हारी जान को बख्श दूंगा। पर ये लेडी तो खुद ही यहाँ पर अपने जान को ले लेती है, मगर वो मरने से पहले इरफान के ऊपर एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक करती है, जिसे इरफान यहाँ पर हेवनली लोटस की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस अटैक को देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसीलिए जिया और ये अल्डर बोलता है, इरफान क्या तुम ठीक हो? इस बार इरफान बोलता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मुझे किलिंग डायनेस्टी के बारे में पता लगाना होगा कि आखिरकार ये कौन सा राजवंश है। मगर इरफान के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।